हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए नॉलेजफुल रहे, तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना स्टूडेंट्स। और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो देखने से पहले जल्दी से आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है हमारा कि वातावरण के दो मुख्य गैसीय अवयव ऑक्सीजन एवं है, तो जो दूसरा अवयव है वो क्या है? ए आर्गन, बी अमोनिया, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी नाइट्रोजन। तो वातावरण के दो मुख्य गैसीय अवयव होते हैं, जिसमें से एक तो है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन, तो दूसरा अवयव हमें सेलेक्ट करना है। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स डी नाइट्रोजन। इसका जो सही आंसर है वो है नाइट्रोजन। तो वातावरण के दो मुख्य गैसीय अवयव होते हैं, एक तो हो गया ऑक्सीजन और दूसरा होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो होता है स्टूडेंट्स 78%, और जो ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है वो होता है स्टूडेंट्स 21%। इस चीज़ को याद रखें आप। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि एक स्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न है। यानी कि जो स्थायी चुंबक हमें बनाना है तो उसके लिए हमें किस धातु का उपयोग करना पड़ेगा, या कौन सी जो धातु है वो उपयुक्त रहेगी? ए मृदुल लोहा, बी तांबा, सी रेडियो धातु और डी स्टील। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी स्टील। यानी कि देखा जाए तो स्थायी चुंबक के निर्माण में स्टील का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट्स। जबकि अगर हम अस्थायी चुंबक की बात कर रहे हैं, अस्थायी चुंबक की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए स्टूडेंट्स नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है, या नर्म लोहा प्रयोग में लाया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें स्टूडेंट्स। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि इंद्रधनुष का निर्माण एक उदाहरण है इसका। इंद्रधनुष जो बनता है उसका निर्माण होता है, वो एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ए ध्रुवण का, बी विकिरणन का, सी प्रकीर्णन का और डी परावर्तन का। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि हम अब आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी विकिरणन का। यानी कि जो इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है ये एक उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है स्टूडेंट्स? ये विकिरणन का उदाहरण है। देखा जाए तो इंद्रधनुष का जो निर्माण है वो प्रकाश की 3 प्रक्रियाओं का परिणाम होता है, जिसमें से पहले ही होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। दूसरा होता है आपका अपवर्तन, अपवर्तन, और तीसरी घटना होती है वर्ण विक्षेपण, ठीक है। ये इन 3 प्रक्रियाओं का परिणाम होता है इंद्रधनुष का बनना, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है कि हमें गर्म कॉफ़ी की गंध एक दूरी से प्राप्त हो जाती है, पर ठंडी कॉफ़ी की नहीं। यह इसलिए क्योंकि इसका कारण जानना हमें कि जो गर्म कॉफ़ी होती है उसकी खुशबू तो हमारे पास आ जाती है, कुछ दूरी से ही हमें प्राप्त हो जाती है गर्म कॉफ़ी की खुशबू, लेकिन जो ठंडी कॉफ़ी होती है उसकी सुगंध हम तक नहीं पहुंच पाती। इसका कारण क्या है? तो ए ऑप्शन है उच्च तापमान पर अणुओं में उच्च गतिज ऊर्जा होती है तथा वे दूर तक जा सकते हैं। बी उच्च तापमान पर अणुओं में उच्च स्थितिज ऊर्जा होती है तथा वे दूर तक जा सकते हैं। सी उच्च तापमान पर अणु शीघ्र विलयित हो जाते हैं तथा चारों ओर फैल जाते हैं। और डी ऑप्शन है हमारा कि उच्च तापमान पर अणुओं की अधिक संख्या विलयित होती है। तो सही आंसर हमें स्टूडेंट्स नोट डाउन करने, इसमें सही आंसर क्या है? तो अब हम आंसर देखेंगे और आप जल्दी से आंसर को नोट डाउन कर लें। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए कि उच्च तापमान पर अणुओं में उच्च गतिज ऊर्जा होती है तथा वे दूर तक जा सकते हैं। तो क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो अणु होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और यही कारण है कि गर्म कॉफ़ी की सुगंध हमारे पास कुछ दूरी पर ही पहुंच जाती है, जबकि ठंडी कॉफ़ी की सुगंध हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो उसका यही कारण है स्टूडेंट्स कि उच्च तापमान होने पर जो अणु होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा उच्च गतिज ऊर्जा होती है, और जिसके कारण वे क्या कर सकते हैं, दूर तक गति कर सकते हैं या दूर तक जा सकते हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है फिफ्थ की पैकेट जिनमें विनाशात्मक एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो किसमें विनाशात्मक एंजाइम उपस्थित होते हैं, तो उसको हमें देखना है, अपने आंसर के तौर पर उसको सिलेक्ट करना है। ए तारक काय, बी गोल्जी काय, सी लाइसोसोम और डी राइबोसोम। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी लाइसोसोम। तो जो पैकेट होते हैं, यानी पैकेट की संख्या दी गई है जिनको, ठीक है ना, जिनमें विनाशात्मक एंजाइम उपस्थित होता है, वो कहलाते हैं आपके लाइसोसोम। लाइसोसोम को स्टूडेंट्स एक चीज़ को ध्यान में रखना, जो लाइसोसोम होता है इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है, नहीं सुसाइडल बैग भी बोला जाता है इसको, लाइसोसोम्स को। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और इसका जो कार्य होता है वो ये होता है कि कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक जो पदार्थ होते हैं, उनका विघटन करता है। ये विघटन करने का कार्य करता है उनका, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कि निम्न में से कौन सा एक अनुप्रयुक्त कार्य है, यानी कि जो कार्य बताया गया है वो उसके लिए अनुप्रयुक्त है। यानी कि यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से एक कथन है जो है वो गलत कार्य बता रहा है। तो ए ऑप्शन है नाभिक समस्त चयापचयी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। बी पेरोक्सिसोम पाचक थैलियों के रूप में कार्य करते हैं जो कोशिका के भीतर किसी भी संक्रमण से लड़ती है। सी केंद्रिक प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्लेटफार्म के रूप में कार्य करता है। और डी राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। तो इसमें से कौन सा जो कथन है जो अनुप्रयुक्त कार्य को दर्शा रहा है, तो हमें उस ऑप्शन को चुनना है अपने आंसर के तौर पर। और अब हम आंसर देखने वाले हैं, आप अपना आंसर जल्दी से सिलेक्ट कर लें। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी कि जो पेरोक्सिसोम होते हैं पाचक थैलियों के रूप में कार्य करते हैं जो कोशिका के भीतर किसी भी संक्रमण से लड़ती हैं। ये स्टूडेंट्स अनुप्रयुक्त कार्य बताया गया है, ये अनुप्रयुक्त कार्य के रूप में बताया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन है ठीक है। और जो बाकी के ऑप्शन है वो एक उपयुक्त कार्य करते हैं, यानी उनके द्वारा ये कार्य देखा जाए तो किया जाता है। तो सिर्फ जो पेरोक्सिसोम है इनके द्वारा ये जो कार्य है वो किया नहीं जाता, यानी कि ये उनके लिए, पेरोक्सिसोम के लिए कैसा कार्य है, अनुप्रयुक्त कार्य है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कि घेंगा की कमी के कारण होता है। तो घेंगा जो है वो किसकी कमी के कारण होता है, हमें वो देखना है। तो यहाँ ए ऑप्शन है आयोडीन, बी ऑप्शन है विटामिन सी ऑप्शन है फ्लोरीन और डी ऑप्शन है विटामिन ए। तो सही आंसर क्या है उसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए आयोडीन। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो घेंगा की कमी के कारण जो रोग होता है, घेंगा जो जिसकी कमी के कारण ये जो रोग होता है, तो वो जिस चीज़ की कमी होती है वो कमी कहलाती है आपकी आयोडीन की कमी, ठीक है। तो घेंगा इसकी कमी के ही कारण होता है। इसकी स्टूडेंट्स याद रखें, आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। तो जो देखा जाए तो जो घेंगा होता है, घेंगा के 90% जितने भी जो मामले होते हैं, घेंगा के जितने भी 90% जो मामले होते हैं वो आयोडीन की कमी के ही कारण होते हैं स्टूडेंट्स। उनमें जिस चीज़ की कमी देखी जाती है वो होती है स्टूडेंट्स आयोडीन की कमी का होना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि घेंगा जो होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कि यद्यपि ऊनी स्वेटरों में छोटे छिद्र होते हैं पर ये हमें गर्म रखते हैं क्योंकि छिद्रों में अंतर्निहित होता है। अब ये जो छिद्र होते हैं ऊनी स्वेटरों में, उनमें क्या अंतर्निहित होता है। ए वायु जो ऊष्मा का सुचालक है, बी वायु जो ऊष्मा का कुचालक है, सी नमी जो हमें गर्म रखती है और डी ऊनी कपड़े प्रकृति में गर्म होते हैं। तो सही आंसर हमें इसमें सेलेक्ट करना है। इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स, तो अब हम आंसर देखने वाले हैं और आप भी अपना आंसर नोट डाउन कर लें। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी वायु जो ऊष्मा का कुचालक होती है। तो जो ऊनी स्वेटर होते हैं स्टूडेंट्स, ऊनी स्वेटरों में उपस्थित जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों में क्या होता है स्टूडेंट्स, वायु एकत्रित हो जाती है। जो वायु होती है वो वायु एकत्रित हो जाती है और जो ऊष्मा को क्या नहीं आने देती है, बाहर नहीं जाने देती है। ये जो होती है, ये जो वायु होती है ये ऊष्मा को, जो ऊष्मा होती है उसको बाहर नहीं जाने देती है, ठीक है ना। और जिसके कारण क्या होता है, शरीर हमारा जो रहता है वो गर्म रहता है, यानी कि शरीर को गर्म रखने में सहायता करती है या सहायता करती है,
करते हैं या करती है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो वायु होती है वो ऊष्मा की कुछ अलग होती है, और जब ये बॉडी की ऊष्मा को बाहर वातावरण में जाने नहीं देगी तो स्वाभाविक बात है हमारा जो बॉडी टेम्परेचर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, हमारा शरीर गर्म रहेगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से हमें देखना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में नहीं आता है। ए धूप, बी हवा, सी बिजली और डी पानी। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट सी बिजली। तो यहाँ पर जो बिजली है, ये बिजली जो ऑप्शन दिया गया है ये स्टूडेंट प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जबकि धूप है, हवा है और जो पानी है ये स्टूडेंट्स प्राकृतिक संसाधन है, जबकि जो बिजली है वो प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में नहीं आता है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि सौर सेल इसे रूपांतरित करता है। अब जो सौर सेल होता है वो किस चीज को रूपांतरित करता है या किस चीज को रूपांतरित करने का कार्य करता है। ए ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, बी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करता है, सी रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करता है, या डी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करता है। तो सही आंसर हमें नोट डाउन करना है, तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें और अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करता है। कौन करता है स्टूडेंट्स? सौर सेल करता है। तो इस चीज को ध्यान में रखें कि जो सौर सेल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करता है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि बीजों के अंकुरण में श्वसन को प्रदर्शित कर रहे प्रयोग में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है स्टूडेंट। तो इस चीज को हमें देखना कि बीजों के अंकुरण में श्वसन को प्रदर्शित कर रहे प्रयोग में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। तो चार ऑप्शन यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। तो चारों ऑप्शन में से हमें सही आंसर को सिलेक्ट करना है। ए ऑप्शन है बीजों द्वारा प्राप्त होने वाली ऑक्सीजन की अवमुक्त के लिए, बी बीजों द्वारा अवमुक्त जलवाष्प अवशोषित करने के लिए, सी अंकुरित होने वाले बीज द्वारा निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने के लिए, और डी फ्लास्क में उपलब्ध ऑक्सीजन अवशोषित करने के लिए। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट सी कि अंकुरित होने वाले बीज द्वारा निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने के लिए स्टूडेंट्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, यानी कि KOH का उपयोग किया जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखें कि अंकुरित होने वाले जो बीज है उनके द्वारा जो निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, अंकुरित होने वाले बीज द्वारा जो निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अवशोषित करने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट्स। इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि जीव विज्ञान की शाखा जो कि ऊतकों और उनके संगठनों के अध्ययन से संबंधित है स्टूडेंट्स, उसको क्या कहा जाता है या कहलाती है? क्या उनकी शाखा, वो शाखा उसका नाम क्या कहलाता है या नाम कहलाती है? वो शाखा, विज्ञान की वो शाखा क्या कहलाती है, हमें यही देखना है। तो चार ऑप्शन में से हमें देखना है कि वो शाखा क्या कहलाती है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ऊतकों और उनके संगठनों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अभी हम ऑप्शन पढ़ने वाले हैं। ए ऑप्शन है वर्गीकरण विज्ञान कहलाती है वो विज्ञान की शाखा, बी ऊतक विज्ञान कहलाती है विज्ञान की वह शाखा, सी कोशिका विज्ञान कहलाती है, या डी आकृति विज्ञान कहलाती है। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी ऊतक विज्ञान कहा जाता है। ऊतक विज्ञान को स्टूडेंट्स हिस्टोलॉजी भी बोला जाता है, इसको हिस्टोलॉजी भी बोला जाता है। इस चीज को ध्यान में रखें, ठीक है। हिस्टोलॉजी या ऊतक विज्ञान में हम पौधों और जानवरों की जो कोशिकाएं होती हैं और उनमें जो ऊतक पाए जाते हैं उनकी सूक्ष्म शरीर संरचना और संगठन का अध्ययन किया जाता है स्टूडेंट्स। इस चीज का ध्यान में रखें। हिस्टोलॉजी में हम पौधों और जानवरों की कोशिकाओं और ऊतकों की सूक्ष्म शरीर संरचना और संगठन का अध्ययन करते हैं।
तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।